नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। अपन क्या करने वाले हैं, अपन भाई साहब पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। पेपर का पैटर्न है जेईई एडवांस। अपने हाथ में पेपर 1 और अपने पास है वक्त की बहुत कमी, तो सीधे सवालों पे चलते हैं और तुरंत काम की बात करते हैं। आपको ऑलरेडी ये बताया जा चुका है कि पेपर को कैसे देना है और किस तरह से अगर पेपर हो जाए तो उसके बाद उसका डिस्कशन किस तरह से देखना है और उसमें क्या आपसे कमियां रह गई है, किस तरह से पेपर का एनालिसिस करना है। ये बातें अपन पहले भी कर चुके हैं। तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। सवाल हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो रहा था क्वेश्चन नंबर 23 से। 23 वाले सवाल पे आते हैं। 23 क्वेश्चन से फिजिक्स स्टार्ट हो रहा था। सवाल नंबर 23 फिजिक्स पेपर 1। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे सवाल है वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए ऑब्जेक्ट है। वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, मस्ट बी जीरो, नन ऑफ दीजिए। तो बहुत आसान है भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, मान लीजिए कि अपन क्या कर रहे हैं, एक ट्रॉली है या इस पे मान लो एक गाड़ी है, उस पे क्या कर रहे हैं, मान लो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ, और ये ब्लॉक जो है इस गाड़ी के साथ ही उधर जा रहा है। तो ब्लॉक को उधर लेके कौन जा रहा होगा, फ्रिक्शन लेके जा रहा होगा ना यार, है ना, गाड़ी के ऊपर रखे हो। और फ्रिक्शन मान लो कि ये डी आगे चला गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू डी नहीं हो जाएगा इस वाले फ्रेम में, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो पॉजिटिव हो सकता है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और वो नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हैं और कौन सी फ्रेम से। लेकिन मस्ट भी नेगेटिव ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मस्ट भी जीरो। अबे क्यों, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हो रहा है भाई साहब। तो बहुत ही लल्लू गुल्लू सा सवाल था। 23 का आपका आंसर ए हो जाएगा। इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे, बहुत ही आसान सा है। आगे बढ़ते हैं 24 वाले में। 23 बहुत ज्यादा रद्दी है, मैं उसमें ज्यादा जा भी नहीं रहा। 24 पे जाते हैं। 24 में ग्राफ बना रखा है एफ वर्सेस एक्स का। क्या बना रखा है, एफ वर्सेस एक्स का करो, किसका, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि x का एक कर्व दिया हुआ है। क्या, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया गया है। कर्व कुछ इस तरह का है। यहाँ पे आपके पास ये x0 है और ये वैल्यू आपके लिए 4x0 है, और यहाँ पे ये वैल्यू आपका f0 है, और ये वाली वैल्यू आपके लिए 2f0 है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो f वर्सेस x का कर्व दिया हुआ, f वर्सेस x का कर्व दिया हुआ है। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो f वर्सेस x का कर्व आपका एरिया आपको क्या बताता है, मैंने कहा ये बताता है वर्क डन। ये क्या बताता है, वर्क डन है। तो आप कहां से कहां तक जा रहे हैं, x0 से 4x0 की तरफ जा रहे हैं, तो आपका ये वाला एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन आएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बीच का दूरी, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि आप अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ये आपका है 2f0 और ये वाला है f0, तो क्या हो जाएगा 2f0 प्लस f0। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है यार, इनटू बीच की दूरी क्या है आपकी 4x0 इनटू माइनस x0, यानी कि 3x0 है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपसे पूछा है, देन वेलोसिटी एट 4x0 है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा हाफ m v जो है, मान लो कि 4x0 पे रफ्तार क्या हो गई है, v होगी, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m। इनिशियल क्या थी रफ्तार, इनिशियल आइए बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x0 पे कितनी थी, ये थी। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, 2f0 x0 बटा m आ जाएगा। m ने m की बत्तियां गुल कर दी, 2 ने 2 की बत्तियां गुल कर दी। तो इधर ले आइए भाई, इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो गया, 2 को, ये आपका हो गया 2f0 और ये हो गया है 3f0 इंटू 3, यानी कि 9f0 x0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। और यहाँ से क्या आ गया है आपके लिए x0 माइनस ऑफ f0 x0 है, माइनस ऑफ f0 x0 को मैं इधर ले आया, f0 x0 हो गया, 2 इधर लेगा तो ये क्या हो जाएगा 11f0 x0 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। रद्दी सवाल है, इसलिए मानने का कोई खास मोटिवेशन भी नहीं आ रहा है, धड़ा धड़ सॉल्व कर डाल रहे, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, बहुत ही आसान है भाई साहब।
इस 2 से 2 की बत्तियां फुल कर दीजिए, v निकालना है तो आंसर क्या आ जाएगा 11f0 x0 बटा m। 11f0 x0 डिवाइडेड बाई m है। 11f0 x0 डिवाइडेड बाई m, ये तो कोई ऑप्शन में नहीं है यार, तो क्या आंसर होना चाहिए, नन ऑफ दीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज को आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। तो ये सवाल था 24। आगे बढ़ते हैं भाई साहब 25 वाले सवाल पे। कौन से सवाल पे, 25 वाले सवाल पे। इसको उड़ा देते हैं तुरंत, 24 हो गया है। आगे बढ़ते हैं 25 वाले सवाल पे। चलिए इनका सुबड़ा साफ हो गया है। आगे बढ़ते हैं 24 के बाद में 24 के बाद में आगे देखते हैं 25 क्या है। 25 वाला सवाल 25 में क्या है, 25 में अगर आप ध्यान से देखिए फोटो दिया हुआ है। फोटो इस तरह का है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपके लिए, एक पुली लगी हुई है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है और यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है कैपिटल एम मास का। इसका नाम बबीता बी है और इसका नाम अनीता यहाँ पे ए है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है पता नहीं है, जो भी है। अच्छा, शुरुआत में इन द फिगर ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट है। इनिशियली इसकी रफ्तार 0 थी एंड ये नेचुरल लेंथ में था। मैंने कहा ठीक है, फॉर द ब्लॉक बी ऑफ मास एम टू लीव कांटेक्ट है एट सम स्टेज मिनिमम वैल्यू ऑफ ए मस्ट बी। मैंने कहा मास एम मान लीजिए, जब ये मान लो कि ये एक्स नीचे आ गया तो क्या कम होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, यानी ये mgx जो कम होगा वो किसमें स्टोर हो जाए, ये जस्ट टेक ऑफ करने लग जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे नॉर्मल 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है कि इसका ऊपर लगने वाला फोर्स kx जो है वो किसके बराबर हो जाए, कैपिटल mg के बराबर हो जाए। एक तो ये पता लग गया अपने को कि भाई kx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, mg के बराबर होनी चाहिए। दूसरी ये कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो कम होगी वो किसमें स्टोर हो जाएगी, स्प्रिंग की। ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कम हुई है वो इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, है ना। इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसको रफ्तार बिल्कुल 0 आएगी। हाफ के एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स से एक्स कट गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है 2mg बाई के। क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 2mg बाई के। अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए भाई साहब, अपने को स्मॉल m चाहिए। अपने को क्या चाहिए, स्मॉल m चाहिए। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो x की जगह डाल दीजिएगा इसको, k इंटू 2 स्मॉल mg बाई के दैट इज इक्वल टू कैपिटल mg। तो g से g कट गया है, k से k कट गया है, स्मॉल m आपका कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। अब आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू आपको आती हुई दिखाई दे रही है। ये आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन सी में। इसी ऑप्शन को आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ये था सवाल नंबर 25। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 पे। सवाल नंबर 26 पे अब आप ध्यान से देखिए क्या है सवाल नंबर 26। A chain of mass m in length is held vertically such that bottom of it just touches the surface of horizontal table. Chain is released from the rest. Assume that the portion of the chain on the table does not heap a momentum of the portion of the chain above the table after the top of the chain falls through distance of L by 8। लल्लू पल्लू सवाल है, बहुत ही लल्लू पल्लू है। ऐसी एक चेन है, ऐसी एक क्या है, चेन है। इसका मास अगर आप ध्यान से देखें तो ये मास m मान लेते हैं, लेंथ l है। ये अगर x नीचे आ जाएगी तो यहाँ का x पार्ट फोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा और अब ये बची क्या रहेगी, इधर रह जाएगी भाई साहब, है कि नहीं यार। अच्छा ये फ्री फॉल कर रही होगी तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे रफ्तार क्या होगी, मैंने कहा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gx, यानी कि v आपकी आ रही है अंडर रूट ऑफ 2gx। फ्री फॉल कर रही होगी ना यार। तो आपके लिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है l बाई 8। चेन कितनी गिर गई है, l बाई 8 गिर गई है, तो v की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ g l बाई 8। अच्छा ये 4 हो गया है, अरे ये तो रूट gl बाई 2 हो गया। क्या हो गया है, रूट gl डिवाइडेड बाई 2 है। अच्छा ये वाले पॉइंट की जो रफ्तार होगी वो इसकी भी होगी, वो इसकी भी होगी, वो हर पॉइंट की होगी, क्योंकि अलोंग द लेंथ जो है, अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार सेम होनी चाहिए। अलोंग द मतलब जो आपकी चेन है रफ्तार सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो l लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का क्या होगा, m बटा l है। तो l बाई 8 का यहाँ पे आपका m बाई 8 जो है मास, ये नीचे आया वो यहाँ पे फोल्ड हो गया होगा। बाकी 7 m बटा 8 वाला जो मास है 7 m बटा 8 वाला मास जो है वो मूव कर रहा होगा इतनी रफ्तार से। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास है आपका 7m बाई 8 इंटू रफ्तार है आपकी रूट gl बाई 2। तो मेरे को तो लग रहा है कि ये आ रहा है आपका 7m रूट gl डिवाइडेड बाई 16। 7m रूट gl
डिवाइडेड बाई 7m रूट GL डिवाइडेड बाई 16, ये आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा? ये आपको सी ऑप्शन में दिखाई। अरे आप समझ गए ना, बहुत इजी है यार, है ना, बहुत ही इजी है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और इसके तो बेहतरीन वर्जन आप देखेंगे कहाँ पे, सेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, नहीं सॉरी, हाँ, सेंटर ऑफ मास के लास्ट में वेरिएबल मास में, कहाँ पे, वेरिएबल मास में। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ये था 26। आगे बढ़ते हैं 27 पे। ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए सवाल आपके भेजे में उतर गया होगा। क्या है 27, जरा ध्यान से देखिए। 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 27 फोर्स दिया हुआ है आपको, फोर्स दिया हुआ है आपको, क्या दिया है? 3Ti कैप प्लस 5J कैप न्यूटन। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है टाइम के साथ। इसकी वैल्यू क्या है? 2T स्क्वायर आई कैप माइनस 5J कैप। मैंने कहा अच्छा, वर्क डन क्या होता है? मैंने कहा F डॉट ds होता है। क्या होता है? F डॉट ds होता है। तो ds के लिए दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब? ये आ जाएगा आपका 2t यानी 4t स्क्वायर 4t dt आई कैप। और ये तो क्या था? प्लस s इज माइनस 5j कैप, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 आ गया है। तो मेरे लिए वर्क अब क्या हो जाएगा? मैंने कहा f मेरे लिए है 3t आई कैप प्लस 5j कैप डॉट ds यानी कि 4t dt आई कैप, है ना भाई साहब? ओहो, ज्यादा टाइम कहां से कहां तक जा रहा है? 2 सेकेंड, यानी कि 0 से 2। अच्छा ध्यान से देखिए, तो i और i सही हो जाएगा, i और j का डॉट 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 into 4 यानी कि 12 t स्क्वायर dt आई कैप, है ना। अच्छा भाई साहब, आई कैप 1 हो गया है, लिमिट आपका 0 से लेके 2 है, बस हो गया। तो ये तो हो गया, बहुत ही आसान है ना, बटा 3 आ जाएगा, t क्यूब आएगा यानी 2 का क्यूब आ जाएगा। तो ये 4 हो गया है और 8 32 जूल आएगा रे, 32 जूल। बहुत ही रद्दी सवाल, बहुत रद्दी सवाल है, मैंने कुछ नहीं किया, इंटीग्रेट किया है टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। बहुत इजी है, जो बच्चा ईमानदारी से होमवर्क कर रहा हो, सब कुछ समझ रहा हो, उसके लिए बहुत इजी है ना। और मास्टर पूरी तरह से थका हुआ यार, है ना, इसी थोड़ा धीरे बोल रहा है, उम्मीद है कि आप भावनाओं को समझ रहे होंगे पूरी तरह से। दिन में 3-3 4-4 वीडियो बना के भाई साहब इस ऑनलाइन ने बैंड बजा दी है। खैर कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं 27 के बाद में आगे बढ़ते हैं 28 पे। 28 सवाल देख के मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा सवाल कहीं आपने, अगर आप पढ़े होंगे तो ये सवाल आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, इस तरह का सिमिलर सवाल आपने देखा होगा। 28 कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। अगर आप बहुत ईमानदारी से सारे लेक्चर्स पढ़ते हैं तो वर्क पावर एनर्जी में ऐसा कहीं ना कहीं हमने एक सवाल देखा होगा। ऐसा ये ऐसा था, ये वाली दूरी आपके लिए x थी कि पता नहीं l लिया था, जो भी लिया था, मान लो कि ये वाली दूरी को मैंने l ले लिया और ये वाली दूरी को मैंने क्या किया था, h मान लिया था। यहाँ पे ब्लॉक को स्लोली लेके गए थे। कैसे लेके गए थे? स्लोली। तो यहाँ पे रफ्तार क्या है? 0। यहाँ पे पहुंच जाएगा, रफ्तार क्या है? 0। वर्क डन किस का आएगा? मैंने कहा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय कैपिटल F इज इक्वल टू 0। यहाँ से वर्क डन बाय कैपिटल F जो आया था वो mgh प्लस म्यू जी एल आया था, है ना, म्यू mgl है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इस तरह का इसका क्या किया गया था, बीच में आपको मतलब ds लिया था, ds का एक कंपोनेंट cos थीटा आ गया था, लिमिट लगा दी थी x में 0 से लेके l तक। तो इस तरह की वैल्यू कांस्टेंट सी आई थी, है ना। अच्छा तो अपन देख लेते हैं, हमने ये सवाल किया है, कहाँ पे है भाई साहब? ये क्लास नोट्स। कहाँ पे रेफर करने का? क्लास नोट, शायद लास्ट के लेक्चर्स में, सेकंड लास्ट है कि किसी एक में दिखाई देगा। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है वर्क डन बाय F इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ ट्रैजेक्टरी। मैंने कहा सही है, स्टेटमेंट 1 सही बोल रहा है। वर्क डन बाय F डिपेंड ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने कहा भैया h पे भी डिपेंड कर रहा है, l पे भी डिपेंड कर रहा है, h पे भी डिपेंड कर रहा है, l पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हमको सेकंड स्टेटमेंट गलत लग रहा है, तो 1 इज करेक्ट है। और इस वन होगा, सी में लिखा हुआ ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, मैंने ज्यादा डेप्थ में ये बताया नहीं है, कहाँ रेफर करेंगे आप? क्लास नोट्स में ये सवाल हमने कर रखा है, क्लास नोट्स में ये सवाल हमने कर रखा है। उम्मीद है कि आप वहां जाएंगे, और अगर आप एक पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपको मजा आ गया होगा, क्योंकि आपके लिए कोई बहुत टफ चीज
नहीं था। 28 के बाद आगे बढ़ते हैं 29 वाले सवाल पे। कौन से सवाल पे? 29 वाले सवाल पे। क्या है 29 सवाल, जरा ध्यान से देखिए 29 वाले सवाल पे। 29 देखिए जरा ध्यान से, 29 देखिए। थोड़ा मैं फास्ट हूँ इसलिए कि भाई बहुत आसान टाइप का है, बहुत आसान। लोग बोल रहे हैं ये भाई साहब हमेशा आसान ही बोलते हो, कभी कोई चीज को टफ बोले हो क्या? मैंने कहा नहीं, ठीक है पेपर उतना भी कोई बहुत आसान नहीं बोल सकते, बट अगर आप पढ़ने वाले बालक हैं तो आप आसानी से कर लेते। मैंने कहा मैं फोटो बना लिया अगला सवाल का। क्या है सवाल, जरा ध्यान से देखिए। सवाल ऐसा है कि ब्लॉक है कैपिटल एम वाला है, ठीक है भाई साहब। वो वैल्यू इज सच दैट ब्लॉक बिकम स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू फ्लाइंग है। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में शुरू में रफ्तार v नॉट थी और बाद में क्या हुआ? इनका बाद में कुछ ऐसा हो गया है। कैसा हो गया है बाद में, जरा ध्यान से देखिए। बाद में क्या हो गया है? बाद में ये कार्यक्रम जो है कुछ ऐसा हो गया है। ये आपका प्लांक है, ये आइटम यहाँ पे चला गया है, ये m है, ये कैपिटल M है। ये लोग कॉमन v रफ्तार से चलने लग गए, ये लोग कॉमन v रफ्तार से चलने लग गए हैं। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन है, यहाँ पे स्मूथ है, यहाँ पे क्या है? स्मूथ है। तो एक बात की तो गारंटी है कि भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें तो pi इज इक्वल टू p फाइनल रहने वाला है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि शुरू में आपका कैपिटल M इंटू वी नॉट प्लस कैपिटल M इंटू 0, लास्ट में क्या हो जाएगा? m प्लस m इंटू वी, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? mv नॉट अपॉन m प्लस m है। अच्छा, बहुत शानदार। और इस यात्रा के दौरान क्या लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। इस यात्रा के दौरान क्या लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और ये वेज पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, है कि नहीं यार? और डिस्प्लेसमेंट इसका आगे है, इसका भी आगे है। इस पे फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इस पे फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो अपन ऑप्शंस देखते हैं। आराम से सवाल है पूछा, इनकरेक्ट सेलेक्ट कीजिए। कौन सा वाला? इनकरेक्ट सेलेक्ट कर दीजिए। तो ए बी सी डी, ये में क्या बोल रहा है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज नेगेटिव। ब्लॉक पे क्या है? नेगेटिव। मैंने कहा सत्य बात। ओहो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द प्लांक इज पॉजिटिव। मैंने कहा सत्य विचार भाई साहब। वो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। मैंने कहा नेट वर्क डन, तो अगर आप ध्यान से देखें तो बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वर्क डन नेट वाला। वर्क डन कौन सा वाला? नेट वाला। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनली क्या होगा? मैंने कहा फाइनली आपका 1 प्लस m इंटू ये वाली रफ्तार आ जाएगी आपकी mv नॉट डिवाइडेड बाई m प्लस m का स्क्वायर माइनस इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m v नॉट का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये वैल्यू क्या होने वाली है आपके पास? 1/2 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा? मैंने कहा एक, अगर आप ध्यान से देखें तो m प्लस m, एक कट जाएगा, एक यहाँ पे रह जाएगा m v नॉट का m स्क्वायर v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आने वाला है? डिवाइडेड बाई आपके पास आने वाला है m प्लस m, डिवाइडेड बाई क्या आने वाला है? हाफ m v नॉट का स्क्वायर आने वाला है कि नहीं आने वाला भाई साहब? मैंने कहा हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। हो। अब आप ध्यान से देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो 1/2 आ रहा है कॉमन, और क्या होगा? मैंने कहा v नॉट का स्क्वायर भी ले लेते हैं, m v नॉट का स्क्वायर भी कॉमन ले लें क्या? m v नॉट का स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये आपका डेल्टा k है, डेल्टा k है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये हाफ m v नॉट का स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया है। अच्छा भाई साहब, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ से आपका बच गया है आपका m है और ये पूरा ये कॉमन आ गया है, यानी 1/2 m v नॉट है। तो यहाँ से आपके पास m माइनस m डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ रहा है? m प्लस m। अरे ये क्या हुआ है? इसने इसको काट दिया, ये वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब एनर्जी कौन खाया होगा? फ्रिक्शन खाया होगा। इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा है? ओवरऑल नेगेटिव है। ओवरऑल वर्क डन कैसा है? नेगेटिव है। फाइनली काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कम हुई है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। इसका मतलब एनर्जी का लॉस कहाँ हुआ है? फ्रिक्शन। ओवरऑल टोटल वर्क डन क्या होगा? फ्रिक्शन का नेगेटिव होगा, है कि नहीं यार? अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओ
बहुत है खूबसूरत। तो आपसे पूछा था कौन सा ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन पे चलते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, मैंने कहा ठीक है। ओ हो बोल रहा है कि फिर जीरो होगा, अरे जब नेगेटिव हो गया जीरो कैसे होगा बे। तो आपका आंसर जो है, आपका आंसर इनकरेक्ट कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सवाल का डी हो जाएगा भाई साहब। ये 29 था। आगे बढ़ते हैं अपन 30 वाले सवाल पे। कौन से वाले सवाल पे, 30 वाले सवाल पे। गोली की रफ्तार से इसको उड़ाते हैं, गोली की रफ्तार से इसको उड़ा देते हैं अपन। 30 वाले सवाल पे पढ़ लेते हैं। 29 हो गया है, आगे बढ़ते हैं 30 वाले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। अगर आप ध्यान से देखें भाई साहब, 30 वाले में ब्लॉक ऑफ मास एम स्टार्टिंग स्लाइडिंग फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन स्ट्राइक इलास्टिकली। A block of mass m after sliding from an identical block plane A strikes elastically another block B of same mass at rest A. Find the minimum height h so that the ball of B just complete the circular motion। मैंने कहा देखो भैया, वैसे तो हमने ये सवाल क्लास में कर लिया है, हमने ये सवाल क्या कर लिया है, क्लास में कर लिया है। अब आप बोलोगे साहब उसमें इलास्टिक टक्कर नहीं हो रही थी। अबे कुछ नहीं है, इलास्टिक टक्कर होने का मतलब क्या है कि भाई ई की वैल्यू 1 थी, मतलब जो अगर आप ध्यान से देखिए, इसका मास अगर m है, इसका मास अगर m है और इसका मास भी अगर m है और e की वैल्यू 1 है, तो जो ये अगर v रफ्तार से आ रहा होगा वही रफ्तार इसको ट्रांसफर हो जाएगी, कोलिजन में ये बातें कर चुके हैं। बाकी ये v वाली जो कि v की वैल्यू मिनिमम क्या होनी चाहिए यहाँ पे, अंडर रूट 5gh यानी कि r होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्यों, तभी तो ये सर्कुलर पूरा करेगा यार। अगर ये पूरा करेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास इक्वल है और e की वैल्यू 1 है, तो ये रुक जाएगा यहाँ पे आके और ये आगे वाला जो है वो भी रफ्तार से भागने लग जाएगा, है कि नहीं यार। ओहो, तो इसका मतलब क्या कम हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई है, mgh कम हुई होगी। mgh मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv²। ये रुक जाएगा, इसके पास आएगा v² यानी कि रूट 5gr। तो m से m कट गया है, आपको क्या चाहिए, आपको g से g कट गया है, आपको h चाहिए ना, तो वो आ गया है 5r डिवाइडेड बाई 2। 5r डिवाइडेड बाई 2 है, 5r डिवाइडेड बाई 2 कौन से ऑप्शन में है, 5r डिवाइडेड बाई 2 जो है ये आपका कैपिटल H था, ये आपका 5r बाई 2 आ रहा है ऑप्शन सी में। बहुत आसान सा है, इलास्टिक कोलिजन आपको पता है, मास सेम होता है, e की वैल्यू 1 होती है, तो वेलोसिटी जो है एक्सचेंज हो जाती है बहुत आसानी से। तो एक रुका हुआ था, सेकंड वाला रुक जाएगा, फर्स्ट वाला भी से चलने लग जाएगा। बहुत शानदार। हो लल्लू पल्लू सवाल भाई साहब। 30 के बाद आगे बढ़ते हैं 31 वाले सवाल पे। 30 के बाद आगे बढ़ते हैं 31 वाले सवाल पे। चलो भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, खूबसूरत। चलिए चकाचक हो गया है ये। पेन साहब थोड़ा अच्छे से चल लो यार। कौन सा सवाल है आगे, 31 कर लेंगे, उसमें क्या है, कुछ नहीं है, सर्कुलर टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है। लल्लू है यार, हमने जो सवाल किए थे क्लास में वो ज्यादा टफ है, ये एकदम लल्लू है, कर लेगा फोड़ लेगा, तो बहुत होशियार, तो बहुत ही होशियार बालक है। ये देखो, ये सर्कुलर ट्रैक है, ये देखो भाई साहब, ओहो कहां से रिलीज किया है, यहाँ से कर दिया। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, बहुत शानदार। कुछ रफ्तार दिया है, बढ़िया काम किए हो। यहाँ पे रफ्तार कितना दिए हो, रूट 6gr। कौन सा बिंदु है, बिंदु ए है। ओ क्या पूछा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रैक ऑन द ब्लॉक एट द पॉइंट बी। मैंने कहा ठीक है भैया, यहाँ बी पे पहुंच जाओगे ना, रेडियस क्या दिया है, आर दिया है, बी पे पहुंच जाओगे तो लाला इसकी रफ्तार अगर v है तो नीचे की तरफ अगर थीटा बन के यहाँ बैठ गए, ऊपर इस पे नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, प्लस mv² बटा r लग रहा होगा। और जाहिर सी बात है नॉर्मल की वैल्यू mg प्लस mv² बटा r होगी। मैंने कहा ये मैं गोली की रफ्तार से कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये आपको समझ में आता है, तो मेरा मकसद है कि मुझे v मिल जाए। कैसे मिलेगा, मैंने कहा ये भाई साहब यहाँ से यहाँ आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, स्मूथ वर्टिकल है, ये वाला स्मूथ है, म्यू की वैल्यू 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कम क्या हुई है, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपके पास r और ये है r cos थीटा यानी कि r/2, ये r हो गया 3r/2 यानी कि mgh की वैल्यू होगी 3r/2। अबे r/2 इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि 1/2 m, बाद की रफ्तार v² होगी, ये इनिशियली रफ्तार थी आपकी √gr² किया तो 6gr, 3gr इज इक्वल टू v
माइनस 6gr। अरे ये क्या हुआ, v स्क्वायर तो 9gr हो गया है। अरे ये कहाँ डालना है v स्क्वायर की वैल्यू को, यहाँ डालना है। ये क्या हो गया है, mg प्लस m बटा r इंटू 9gr। ओहो, r ने r को गायब कर दिया है। अरे ये तो 10mg आ गया है। अरे ये तो 10mg आ गया। अरे ये तो आंसर होना चाहिए। कहाँ है जी, ऑप्शन ए में। क्या आपको टफ लग रहा है, आपको ये टफ लग रहा है क्या? अब नहीं, बहुत इजी है, बहुत है जी, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 31 हो गया। भाई क्या है सर्कुलर? जो अच्छा ईमानदारी से सारे लेक्चर समझ रहा था, होमवर्क वगैरह कर रहा था, उसके लिए कुछ भी टफ चीज नहीं है। ये था 31 के बाद में आगे बढ़ते हैं 32 वाले सवाल पे। 31 के बाद आगे बढ़ते हैं 32 वाले सवाल पे। इसको गोली की रफ्तार से उड़ाता हूं मैं। चलिए, ये हो गया भाई साहब आपका 31। आगे बढ़ते हैं 32 पे। 32 देखिए जरा ध्यान से। 32 क्या है, 32 जरा ध्यान से देखिए। 32 देखिए जरा। यहाँ पे गिराफ बना रखा है, यहाँ पे गिराफ बना रखा है। गोले की रफ्तार से मैं गिराफ बनाता हूं। यहां तक टक 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 टक। जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है u0, बिंदु का नाम है x0। बिंदु का नाम क्या है, x0। यहाँ पे एक बिंदु है, मैंने कहा इसका नाम क्या है, इसका x1 है। यहाँ पे एक बिंदु है, इसका नाम x2 है। मैंने कहा अच्छा, और ये x है आपका भैया, और यहाँ पे ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ x, और ये आपका जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 6u0। ओहो, और यहाँ पे है 5u0 की। कितनी है, 5u0। तुमसे बोला होगा कि अच्छा, बोल रहा है कि पहले पार्टिकल वहां कहाँ है, x = x0 पे, मतलब इधर को है, और इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का औकात कितना दिया हुआ है कि 0 से बड़ी है। मैंने कहा ठीक है, और किससे छोटी है, 4u0 से। मैंने कहा अच्छा। तो अगर आप ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पे मिनिमम 0 हो सकती है, यानी कि इसके पास जो टोटल एनर्जी है वो अभी 0 से बड़ी। u0 तो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका 0, मिनिमम 0 के पास मान लें तो टोटल एनर्जी 0 नहीं है, 0 थोड़ी सी बड़ी, तो ये u0 से बड़ा है। और मैक्सिमम क्या है, मैंने कहा 5u0 हो सकता है, लेकिन 5u0 नहीं है, उससे कम है। अगर यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे आप पहुंचेंगे, मान लो कि यहाँ जाते पूरी की पूरी एनर्जी इसको पोटेंशियल एनर्जी बदल जाए, तो 5u0 होनी चाहिए यहाँ पहुंचने के लिए, है ना। लेकिन 5u0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4u0 है ही नहीं, इक्वल टू नहीं है, लेस देन है। इसका मतलब क्या है, 5u0 कभी इसमें एनर्जी नहीं हो सकती। अगर पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल में बदल जाएगी, तो भी ये कभी यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, कभी यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। सिमिलरली इधर भी नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होगा, मैंने कहा इधर जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा करता रहेगा। ये क्या करेगा, x0 के अबाउट ऐसे ऑसिलेशन करता रहेगा, x0 के अबाउट। अच्छा, तो ये आपका जो इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, du/dx 0 है, और माउथ ओपनिंग अपवार्ड टाइप का बन रहा है, यानी du/dx क्या है यहाँ पे 0 है, और d2u/dx² क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अरे भाई, माउथ ओपनिंग अपवार्ड टाइप का स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा है। तो बोल रहा है पार्टिकल में रीच ओरिजिन। मैंने कहा पागल है क्या, ओरिजिन पे पहुंच ही नहीं पाएगा ना यार। ओरिजिन पहुंचने का मतलब यहाँ पहुंचना, मतलब इसकी एनर्जी नहीं है इतनी। अरे पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल जाए तो भी यहाँ नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यहाँ बनने के लिए आपको एनर्जी इतनी चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 5u0 भी मैक्सिमम नहीं हो सकती, u0 प्लस मैक्सिमम इसका 4 हो सकता है, मतलब 4.99, तब भी आपका आंसर जो है u0 प्लस 3.99, तो आपका जो है 4.99 आएगा, 5 नहीं हो सकता, तो कभी नहीं पहुंच सकता। पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट x = x0, मैंने कहा सही विचार है, ये आपका गलत हो गया है। बी में विचार आपके सही है। पार्टिकल में रीच अप टू x = x2, मैंने कहा पागल है, x1 को भी नहीं जाएगा, तो x2 कैसे जाएगा, तो सी भी गलत हो गया है। और डी आपको बोल रहा है x = x0 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे स्टेबल है, आप इधर लेके जाओगे घूम के इधर आएगा, आप इधर लेके जाओगे तो ऐसा आएगा, तो अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल है भाई, ये स्टेबल की कंडीशन है।
तो पार्ट एक से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं भैया, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आप सबका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट x इक्वल टू x नॉट। ये आपका आंसर हो गया है, ये आपका आंसर हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हो ये था सवाल नंबर 32। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 पे, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 पे। कितने सवाल है भाई, प्राणी निकाल लो मतलब। सवाल नंबर 33 पे पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं, सवाल नंबर 33 में। इसको उड़ा दिया, टक 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 32 हो गया भाई साहब। आगे बढ़ो, सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 देखिए जरा ध्यान से। 33 क्वेश्चन नंबर 33 भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है 33 क्वेश्चन। A ball is suspended by a thread swing in vertical plane so that its acceleration values in the extreme position and lowest position are equal. Find the thread deflection angle of the extreme position. अच्छा, बात ऐसा है कि बोल रहा है आपका जो बॉल है ये कैसा, अच्छा ये जो है ऐसे ऑसिलेशन कर रही है। एक्सट्रीम पोजीशन मान लीजिए कि ये थीटा तक इधर जा रहा है और फिर घूम फिर के जो है आपका जो है वो टक 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 ऐसे कर रहा होगा। ये एंगल आपका हो गया थीटा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे रफ्तार क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसका मास m है, इधर आपके पास mg sin थीटा लगेगा, मतलब mg ऐसे लग रहा होगा, है ना। इधर टेंशन लग रहा होगा, ये एंगल थीटा है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। ये फिर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। mg cos थीटा इधर लग रहा होगा और mg sin थीटा इधर लग रहा होगा। टेंशन इसको बैलेंस कर रहा है। नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में इतना है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगी g sin थीटा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होगी, मतलब नेट एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, g sin थीटा ही हो जाएगा। अब बोल रहा है फोर्स, अच्छा बोल रहा है कि भाई लोएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन, सो दैट द एक्सेलरेशन वैल्यूज इन द एक्सट्रीम एंड लोएस्ट पॉइंट आर इक्वल। लोएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे चलते चलते मान लो कि इसकी रफ्तार v हो गई है, तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर कर रहा होगा नीचे, है ना। अरे यहाँ पे नहीं है, सर्कुलर कर रहा होगा, तो रेडियल क्या हो जाएगा, देखो ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, नीचे आपका mg लग रहा होगा, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो आपके पास जो, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो टेंजेंशियल है वो जीरो हो जाएगी, रेडियल रह जाएगी यहाँ पे, जो कि हो जाएगी v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r है। क्या हो जाएगी, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r है। मुझे क्या चाहिए, मुझे v चाहिए। तो आप पहले कहाँ थे, मैंने कहा पहले यहाँ थे, यहाँ आ गए। क्या क्या कम हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितना कम हुआ होगा, मैंने कहा ये r है, ये r cos थीटा है, तो ये वाली दूरी हो जाएगी r माइनस r cos थीटा, यानी कि mg r into 1 माइनस cos थीटा। अरे यहाँ की नहीं यार, इतना आप नीचे आए हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी दैट मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बात तो नहीं बता रहा, नहीं उतना बात नहीं, ये तो आता है ना, इतना आता है ना यार। प्रैक्टिस करके बैठे होंगे, लेक्चर देख के बैठे होंगे, भन्नाट होगा एकदम, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यार चंपक लाल, टोटल दूरी r थी, ये r है, तो ये r cos थीटा, तो ये दूरी r माइनस r cos थीटा, तो r कॉमन ले लिया यार, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ m v स्क्वायर माइनस इनिशियली जीरो थी, m ने m को बत्तियां गुल कर दी, v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2gr 1 माइनस cos थीटा, 2gr 1 माइनस cos थीटा। ओ हो, इस vr को उठा के कहां डालना है, यहाँ डालना है, तो यहाँ की एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, v स्क्वायर बटा r, तो एक r कट जाएगा, क्या आंसर आएगा 2g इंटू 1 माइनस cos थीटा। और बोल रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन सेम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि g sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2g इंटू 1 माइनस cos थीटा। ओहो, g ने g की बत्तियां गुल कर दी है, यहाँ से आ गया sin थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस माइनस, यहाँ से आ गया है sin थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस माइनस ट्वाइस इंटू 1 माइनस cos थीटा, ट्वाइस इंटू 1 माइनस cos थीटा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो, अब आप थीटा कैसे पता करिएगा, थीटा अगर कैसे प्राप्त किया जा सकता है यहाँ से, ये आपको देखना है। किया तो जा ही सकता है, क्वाड्रेटिक बना दी जाए, क्या बना दिया जाए, क्वाड्रेटिक बना दी जाएगी, है ना। क्वाड्रेटिक बना दी जाएगी तो आपको आराम से ये सॉल्व होता हुआ दिखाई दे जाएगा। वैसे आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, मतलब जैसे साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा। अरे भाई साइन थीटा को क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये आपके लिए लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज ट्वाइस ऑफ 1 माइनस
cos थीटा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो है, मैं चाहता हूँ दोनों साइड आप स्क्वायर कर दें, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका 4 आ जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, है ना। तो cos में एक क्वाड्रेटिक बनती हुई दिखाई देगी आपको, ये आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, देख लीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इधर ले जाइए 5 हो जाएगा, ये 5 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस आपका यानी 5 cos स्क्वायर थीटा, अबे लल्लू बल्लू है, टाइम पास है यार, माइनस 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा हो गया। मैंने कहा अच्छा, और इसको इधर ले जाइए तो ये आपका 3 हो गया है, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अरे ठीक ही तो है यार, ठीक ही है, हाँ 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 ठीक है। तो ये हो गया है, अब देखिए जरा यहाँ से cos थीटा को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, तो 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं यार। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो है अब इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा, मतलब कैसे प्राप्त किया जा सकता है कि भाई cos थीटा की क्या वैल्यू हो। वैसे आप ऑप्शन चेक करके बहुत जल्दी पहुंच गए होते हैं यहाँ पे। 50 क्या है, 30 डिग्री 50 डिग्री 53, डी से चेक करते हैं, 53 सेटिस्फाई कर रहा है क्या। फिर साइन 53 डिग्री की वैल्यू होगी आपके लिए 4/5 है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस ये क्या है भाई साहब, cos 53 डिग्री, यानी कि 3/5 आ जाएगा, है ना। 3/5 आ जाएगा, मतलब क्या है 5 माइनस 1, तो ये 5 माइनस 3, तो 2/5, हाँ 4/5 सेटिस्फाई कर रहा है। थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। अरे यार सेटिस्फाई करके चेक कर लीजिए, वैसे आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करके कर लीजिए, है ना। अरे अच्छा, साइन 53 डिग्री हो गया आपका 4/5, है ना, और 2 इंटू 1 माइनस cos 53 डिग्री आपके लिए 3/5 हो गया, तो 1 माइनस 3/5 आपका 2/5 हो गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4/5 हो गया, तो 4/4 बराबर हो गया ना यार, गाइड टाइम पास करवा रहे। तो आंसर होगा आपका डी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। रद्दी सवाल एकदम टाइम पास नहीं करने का। 33 के बाद में आगे बढ़ते हैं 34 वाले सवाल पे। कौन से सवाल पे, 34 वाले सवाल पे। आओ इसको उड़ाते हैं और 34 वाले को गोली की रफ्तार से देखते हैं। देखिए धूप भी आ गई है, मास्टर सुबह से वीडियो ही बना रहा है ना, सुबह से शाम को। क्या करने लगे हैं यार, गाना वाना नहीं गाना है, पढ़ा रहे हैं बालकों को भाई। 34 क्या है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ and mass am lying on a smooth table, 1/3 of length is hanging vertically over the edge of these acceleration due to gravity, work done required to। अब यार एक टेबल है ना, चेनवा रखा हुआ है इधर, 1/3 पार्ट जो है वो नीचे है, ये L/3 है, ये 2L/3 है। फ्रिक्शन तो है ही नहीं, म्यू 0। अरे हम तो फ्रिक्शन रख के खेले थे यार, कितना टफ सवाल था। अरे ये कुछ नहीं है, ये तो बोलता है कि थोड़ी देर बाद में हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, पूरा का पूरा M और L ऊपर हो जाए। तो अबे क्या किए हो तुम, स्लोली लेके गए तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ नहीं है। क्या हुआ, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ गया है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कैसे होगा, मैंने कहा बढ़ा तभी होगा जब वर्क किया गया। कितना वर्क किया होगा, मैंने कहा ये वाला मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, L/3 है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, L/6 हो जाएगी, है ना। और मास इसका है, टोटल मास m है, तो इसका मास हो जाएगा 2m/3, और ये वाले पार्ट का था m/3। तो आपने क्या किया, m/3 मास को L/6 ऊपर लेके गए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या इंक्रीज हुआ होगा, वो आपका हो गया होगा mg, और m की वैल्यू खुद ही क्या है, m/3 है। बाकी ये वाला सेम लेवल है भाई साहब, है ना। अच्छा, और h की वैल्यू क्या होगी, L/6। अगर आपने L/3 लिया तो गलत है, अब L/3 टोटल लेंथ, सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे होगा ना यार। तो ये आपका हो जाएगा mgl/18, mgl डिवाइडेड बाई 18, mgl डिवाइडेड बाई 18 है। mgl डिवाइडेड बाई 18 ऑप्शन डी में दिखाई देगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, डी ऑप्शन में दिखाई देगा। देन वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल इज mgl डिवाइडेड बाई 18, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई देता है। गोली की रफ्तार से आप इसको सॉल्व करके
आगे बढ़ सकते थे। अपन बहुत तेज भन्नाट रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपन इंटीजर यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सवालों में। कौन से सवालों में? न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सवालों में। चलो भाई साहब चलो उड़ो, आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सवालों में। 35 वाला देखिए जरा क्या है। 35 क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं जरा ध्यान से देखिए क्या है 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, in the figure shown a lift goes downwards with a constant retardation. An observer in the lift observe conical pendulum in the lift revolving in the horizontal circle with a time period 2 seconds. अच्छा, distance between the center and the cylinder point of suspension is 2 meter. Find the retardation of the lift. ले लल्लू पल्लू सवाल। ये लिफ्ट मान ले और लिफ्ट जा कहाँ रही है? डाउनवर्ड विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो गया। अरे यहाँ की नहीं यार, है ना, तभी तो उसका रिटार्डेशन होगा। अब वो बोल रहा है कि कोनिकल पेंडुलम है यहाँ पे। देखा, अच्छा है ना, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड जानते हो ना आप, ये h है, ये r है, टाइम पीरियड आता है t = 2 अंडर रूट ऑफ h/g। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, mg ऐसे लगेगा, ma ऊपर लगेगा, तो g इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? g + a। अरे सूडो जो है आपका नीचे लगेगा, mg भी इधर लगेगा। अगर आप लिख के यहाँ फ्लोर पे बैठ जाएंगे तो g इफेक्टिव क्या हो गया? g + a। अच्छा, टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? t = 2 अंडर रूट ऑफ h। आपको क्या दिया? हाइट आपको दिया है ऐसा इस सवाल में। कितना दिया भाई साहब? एन ऑब्जर्वर इन द लेफ्ट है, ऑब्जर्वर कोनिकल पेंडुलम इन पीरियड 2 सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रोटेशन 2 मीटर है। ये 2 मीटर दिया है, ये आपका 10 + a हो जाएगा। ये वैल्यू खुद ही 2 आ रही है, ऐसा दिया है। स्क्वायर कर लो रे, स्क्वायर 4 स्क्वायर कर लो दोनों साइड। 2 डिवाइडेड बाई 10 + a, इधर लेके जाओ 4 × 10 + a, है ना। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं अपन। ये इससे कट गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। 20 = 10 + a, a की वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। अब जी की जगह जी इफेक्टिव डाल दे, आगे बढ़ना यार। कितना आसान सवाल है। 35 ये हो गया, 36 35 के बाद में आगे बढ़ती ही 36 वाले सवाल पे। रद्दी सवाल एकदम टक से करके आगे बढ़ सकते थे, कोई ज्यादा दम नहीं है इसमें। 35 हो गया भाई साहब, 36 पे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर क्या है? 36 देखिए जरा ध्यान से क्या है। 36 में आपके पास है यहाँ पे 2 particles of masses m1 and m2 are connected as shown है। The strings are massless and inextensible and gravity is absent if the system is rotated about the point O with uniform angular velocity omega. The ratio of the tension in the string is 5:2 है। Find the बहुत लल्ले पल्लू है सर्कुलर का, बहुत बेसिक सा सवाल। यहाँ पे है आपका मास m1, यहाँ पे है मास आपका m2, है ना। इसको आपने ओमेगा से घुमा दिया। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब। और आपका रेशियो जो है, माना कि यहाँ का टेंशन है आपके लिए T1, यहाँ का टेंशन है T2 बड़ा होगा, यानी कि T2/T1 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? 5/2 दी हुई है। और आपको पूछा गया है 16 m1 + m2 डिवाइडेड बाई 4 m2 की वैल्यू। इसको मैं स्टाइल मार के क्या लिख सकता हूँ? m2 से डिवाइड करते हैं तो 16 × m1/m2 +1 डिवाइडेड बाई m2 से डिवाइड कर दिया ना यहाँ पे, तो हाँ डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अच्छा, m1/m2 चाहिए, तो यहाँ का टेंशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? मैंने कहा T1। अच्छा, लेंथ क्या है? इक्वल है ना, LL है, लेंथ LL है, तो यहाँ का टेंशन हो जाएगा m⍵²r। m2 ω²r की वैल्यू हो जाएगी 2L। क्या हो जाएगी? 2L। सिमिलरली अगर आप इसका एबीडी बनाएंगे इस m1 वाले का, इधर T2 लग रहा होगा, इधर T1 लग रहा होगा, m2 ω² ट्वाइस L, और इधर क्या लग रहा होगा? m⍵²r, यानी कि m1 ω² सूडो m1 ω²r यानी L आ गया है। अच्छा, T2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? मैंने कहा यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ जाएगी m1 ω²L + ट्वाइस ऑफ m2 ω²L। अच्छा, इन दोनों का रेशियो लेना है ना अपने को, तो ले लेते हैं भाई साहब। T2/T1 तो ω²L कॉमन आ जाएगा, ω²L कॉमन ले लो। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो यहाँ क्या बच गया है? m1, और यहाँ क्या बच गया है? ट्वाइस ऑफ m2 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आना चाहिए? ω²L है यहाँ पे, तो 2ω²L और इंटू आपका m2 है। ये वैल्यू की कितना दिया हुआ भाई साहब? 5/2 दिया हुआ है। और तो ω²L से ω²L कट गया, लल्ला ओमेगा है ना,
ध्यान से देखना 2 से 2 कट गया है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो m2 से डिवाइड करना है यार, यहाँ आ गया m1 बाई m2 प्लस आपका ये 2 आ गया दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से m1 बाई m2 की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ गई भाई। 3 आ गई तो कहाँ डालेगा, इसको उठा के यहाँ पे डाल देती है ना। तो ये क्या हो गया 16 इंटू 3 प्लस 1/4 है। 16 दिया 18 18 और 18 और ये 48 49/4 क्या है, कैसा किया है मैंने 49 डिवाइडेड बाई 4 है। चाहिए क्या 49 डिवाइडेड बाई 4 49 डिवाइडेड बाई 4 तो एक बार चला गया। अच्छा फिर आपका आ जाएगा मतलब 9 उतार दीजिए तो 2 आ गया है 8.0 यानी कि 10 हो जाएगा। तो ये 2 बार जाएगा 10 में आपका 8 हाँ 2 0 अल्लाह 5 12.25 आएगा रे आंसर 12.25 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यार गोली की रफ्तार से आगे बढ़। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दोहराए वाली बात नहीं है। अच्छा है भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 37 पे। कौन सा सवाल पे 37 पे, सवाल नंबर 37 पे। बत्तियां ऑन कर दी हाँ, लाइट थोड़ा ठीक ही होगा। क्या है 37 क्या है भाई साहब 37 क्वेश्चन नंबर 37 अ बॉय ऑफ मास 30 kg स्टार्ट रनिंग फ्रॉम रेस्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 6 मीटर। अच्छा भाई साहब एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहे हैं बालक। चलिए बालक क्या है सर्कुलर पाथ पे दौड़ना स्टार्ट कर रहा है। मास इसका उसका क्या है 30 kg है। क्या है 30 kg भाई साहब रनिंग फ्रॉम द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 6 मीटर आर है 6 मीटर विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at की वैल्यू क्या दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 2 सेकंड he feels that his shoes start slipping on the ground है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द his shoes in ground is this। अच्छा 2 सेकंड के बाद में क्या होगा कि इसकी रफ्तार जो है v = u + at ये आपका 2 है इंटू 2 रफ्तार क्या हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 4 मीटर पर सेकंड। मान लो कि ये यहाँ पहुंच गया है, यहाँ पे कहीं मान लो कि यहाँ पहुंच गया है तो अब क्या होगा मैंने कहा इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस साइड में होगी, रेडियल होगी इस साइड में। टेंजेंशियल तो अभी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, रेडियल हो जाएगी v²/r यानी कि 16/r की वैल्यू क्या है 6 से 16/4 है। मतलब आपकी रफ्तार होगी 4 रफ्तार 4 होगी जो स्क्वायर कर दिया है तो ये आपका 16/6 हो गई है। तो इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा यानी इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ। तो आपका a नेट जो है वो आ जाएगा √2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 16/6 का होल स्क्वायर इतना आएगा ना। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया वैसा बहुत शानदार। वो इनटू मास कर दें, इसका मास क्या है 30 kg है, इतना आपके पास फोर्स लग रहा होगा। मैंने कहा हाँ और स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है जो आपको ये वाला फोर्स दे कौन रहा है लिटरली फ्रिक्शन ही तो दे रहा है ना। तो म्यू mg जो है वो अपने मैक्सिमम औकात पे पहुंच गया है। तो यहाँ से ये वैल्यू आपका म्यू mg के बराबर आ जाएगा। तो m तो आपका 30 इंटू आपका g है 10 तो 30 ने 30 की बत्तियां फुल कर दी। स्क्वायर कर दीजिए भैया क्या चाहिए आपको क्या चाहिए आपको देन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द दिस। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब म्यू की हमें जरूरत है। स्क्वायर कर डालिए तो +256 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 100 म्यू स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा 36 को मैं इधर लेके जाऊं 624 और ये आपका हो गया 6 12 144 प्लस 256 हो गया आपके पास 400 डिवाइडेड बाय इधर लेके आ जाएंगे 3600। अच्छा है दैट इज इक्वल टू 3600 36 हाँ ठीक है। तो 36 इंटू 400 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका म्यू स्क्वायर। मैंने कहा 2 मिनटे से 2 मिनटा आपका कट गया है। ये वैल्यू अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो म्यू की वैल्यू आ रही है आपके लिए बेसिकली 2 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 1/3 आ रही है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार म्यू की वैल्यू 1/3 आ गई। तो अपना सवाल कहाँ था, पेपर कहाँ गायब हो गया भाई साहब। पेपर ये रहा, एक मिनट। पेपर हाँ म्यू की वैल्यू 1/3 आ गई। हमें क्या पूछा है, हमें सवाल में आपसे पूछा है 7/2 म्यू की वैल्यू पता कीजिए। इसकी वैल्यू पता करना आपके लिए कोई टफ चीज नहीं है। 7/2 इंटू म्यू की वैल्यू है आपके लिए 1/3। तो 1/3
3 ऊपर लेके चले जाइए, 7 किया 21/2 12.5 आ जाएगा, मतलब 10.5 आ जाएगा, सॉरी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10.50, आपका आंसर हो जाएगा 10.50 आपका आंसर हो जाएगा। ये था सवाल नंबर आपका 37। आगे बढ़ते हैं गोली की रफ्तार से। क्वेश्चन नंबर 38 पे, कौन से वाले पे? 38 वाले सवाल पे। 37 के बाद में आगे बढ़ते हैं 38 वाले सवाल पे। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो, 38 वाला क्वेश्चन आप देखिए। 38 क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 अब आप ध्यान से देखिए। अ कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर है। ये कार है जो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, रेडियस है आपके लिए 100 मीटर। क्या है? 100 मीटर है। such that its speed is increasing at the rate of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपकी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट t is equal to 0 इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है। t is equal to 0 पे इसकी रफ्तार क्या है? 0 है। द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ कार एट द इंस्टेंट इट मेक्स वन कंप्लीट राउंड ट्रिप विल बी इक्वल टू, रेडियस एक्सेलरेशन बतानी है कब? रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ कार एट द इंस्टेंट एंड इट मेक्स कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मैंने कहा ठीक है, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अरे जब आप कंप्लीट घूम के आइएगा तो आप कितना चल जाएंगे? आप चल जाएंगे 2 पाई r, आप चल जाएंगे। तब आप लगा दीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए, तो u स्क्वायर तो आपका 0 है, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन क्या है भाई साहब? 5 है। s की वैल्यू क्या है? 2 पाई r है। r की वैल्यू क्या है? 100 है। अगर आपको रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए तो डिवाइडेड बाई r कर दीजिए, सॉरी डिवाइडेड बाई r कर दीजिए, यानी ये आपका रेडियल बन जाएगा। तो इधर भी डिवाइडेड बाई r कर दीजिए कि कितना है? 100 है, डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ गया आपका? 5 2 10 और 20 20 पाई, 20 पाई है, 20 पाई आ गया। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू आपका रेडियल एक्सेलरेशन कार एट द इंस्टेंट इट मेक्स वन कंप्लीट राउंड ट्रिप विल बी इक्वल टू 8 पाई x डिवाइडेड बाई 9 है। 8 पाई x डिवाइडेड बाई 9 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्या बनाया है? बड़ा सा खतरनाक सुगला सा है। 8 पाई x डिवाइडेड बाई 9 है, तो पाई से पाई काट दीजिए और क्या होगा? ये आपका हो गया है, मान लो 4 से काट दीजिए तो 2 बार, और ये आपका हो गया 5 बार। तो आपको क्या करना है? 9 इंटू 2.5 कर दीजिए, 9 इंटू 2.5 कर दीजिए, तो आपको x मिल जाएगा। 9 पंजे 45 है, ऐसा आपका 4 हो जाएगा, 9 2 18 और 22 हो जाएगा, है ना। तो 22.5 आएगा। मैं रद्दी सवाल है यार, ये आपका आंसर हो गया 22.5। 22.5 आपके 38 का आंसर हो जाएगा। रद्दी है एकदम, कुछ भी नहीं है यार। रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बटा r, v इक्वल टू u प्लस h यार, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा दिया। 38 के बाद में आगे बढ़ते हैं अपन 39 वाले सवाल पे। कौन से सवाल पे? 39 वाले सवाल पे। ये था आपका 38। आगे बढ़ते हैं 39 वाले सवाल पे। इसको उड़ा दिया गोली की रफ्तार से मैंने। ये हो गया आपका 38। आगे बढ़ते हैं 39 देखिए जरा ध्यान से। 39 क्या है? 39 सवाल 39 देखिएगा जरा ध्यान से। वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर पार्टिकल गोइंग सर्कुलर r, v इज इक्वल टू, यानी वेलोसिटी आपको दी हुई है 2i कैप मीटर पर सेकंड, एंड एक्सेलरेशन इज बेसिकली 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द इंस्टेंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना होगा। अरे कितना आसान है। मान लीजिए कि रफ्तार i कैप इधर की तरफ है 2 है, तो एक्सेलरेशन इसके अलोंग वाला आपके लिए 2 आ रहा है, परपेंडिकुलर वाला 4 आ रहा होगा। रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर ar इज इक्वल टू v स्क्वायर बटा r आया था, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? v स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन जो कि परपेंडिकुलर y वाली थी उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका हो जाएगा v स्क्वायर, यानी कि रफ्तार आपकी 2 है, यानी 4 हो गया। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? 4 यार, ये तो 1 मीटर आ गया। ओह 1 मीटर आ गया, तो क्या निकालना है? 12.82 को 1 से भाग देना है, तो 12.82 आएगा बे। लो ये तेरा आंसर आ गया है ना। एकदम रद्दी सवाल यार। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कितने बेहतरीन सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। पेपर तो मतलब तू ऐसे कर लेगा, अगर एक पढ़ने वाला बच्चा जिसने होमवर्क किया हो पूरा, और जिसने मास्टर के सारे लेक्चर्स बहुत ईमानदारी से समझे, उसके लिए पेपर टफ नहीं है भाई साहब। छोड़ देगा वो, इससे कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल 40, इसको उड़ा दिया मैंने टक से, टक 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 टक। ये बढ़ते हैं लास्ट वाला सवाल 40 पे। देखिए जरा क्या है 40 वाला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जरा ध्यान से देखिए। वो फोटो बना रखा है यहाँ पे,
क्या फोटो बना रखा है जरा ध्यान से देखिए। ओ यहाँ पे ए है, इसकी रफ्तार इधर की तरफ आपको v1 दिया हुआ है, ये एंगल आपको 30 दिया हुआ है, ओ और यहाँ पे एक बी है, बी का विचार सीधा ऊपर उड़ने का। मैंने कहा अच्छा, और दोनों का क्या विचार है, ए इज प्रोजेक्टेड एट एंगल v1 से, अच्छा v1 और 30 डिग्री है, और सेम टाइम प्रोजेक्टेड डी है, बिलो वर्टिकली हाईएस्ट पॉइंट है बॉडी, बहुत बॉडी कोलाइड करना चाह रहा है। अच्छा ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वर्टिकल में दोनों की रफ्तार सेम रही होगी, क्योंकि वर्टिकल में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम रहा होगा, तो v1 का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, v1 cos 30 डिग्री, ये वाली रफ्तार v2 के बराबर रही होगी, तभी तो भाई वे सेम टाइम में सेम हाइट पे रहेंगे ना यार, क्योंकि शुरू में रिलीज इनको t = 0 पे दोनों को साथ साथ में किया है, दोनों को साथ साथ में किया है। कितना रद्दी सवाल हुआ, वर्टिकल में रफ्तार सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, v1 cos 30 डिग्री यानी कि √3/2 मस्ट बी इक्वल टू v2 होना चाहिए। क्या क्या पूछा है तुमसे ये पूछा है, देन सॉरी कोस क्यों होगा बे, साइन होगा ना यहाँ पे यार, साइन 30 डिग्री, कोस ये वाला हो गया साइन, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू v2। तो क्या पूछा है यहाँ से मेरा v1/v2 की वैल्यू तो 2 आ गई। अच्छा बहुत बढ़िया, पूछा क्या है 8 × v1/v2, अरे भाई साहब 8 × 2 हो गया 16, ये ले तेरा आंसर। अरे बहुत इजी है, बहुत इजी, एकदम रद्दी सवाल पे मिलना है तो वर्टिकल में सेम हाइट पे जाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार वो पैराग्राफ वाला सवाल आ गया है, कौन सा आ गया है, पैराग्राफ वाला सवाल आ गया है। 41 से लेके 42 फिर 43 से 44 मजा आ जाएगा, वो खेला खत्म की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। ये हो गया भाई साहब, चलो ये हो गया 40 के बाद में आगे बढ़ते हैं 41 के बाद में आगे बढ़ते हैं 41 में देखिए जरा ध्यान से। 41 में कोई फोटो बना रखा है, ये फोटो हमने क्लास में कर रखा है। आपको काफी अच्छा लगेगा, अगर आपने अच्छे से वहां पे क्लास की है। तो मैं इस पे ज्यादा डेप्थ में जाने वाला नहीं हूं, मैं स्लोली इसको लेके वहां पे गया हुआ हूं। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, रेफर क्लास नोट्स। आजकल तो वीडियो का कार्यक्रम है, तो रेफर क्लास वीडियो जो भी है, नोट्स तो आपने बनाए होंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, यहाँ का कोएफिशिएंट म्यू है, यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है, म्यू है। आइए देखते हैं 41 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक A to B डिपेंड्स ऑन द height h है। The work done by the gravity on the block from A to B depends upon the height. The work done by gravity on the block A to B does not depend on the height. अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम A to B हाइट h पे डिपेंड करेगा भाई साहब, क्यों नहीं करेगा, मतलब जहां से उठा के यहाँ पे ले गए तो वो तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है ना। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। फिर बोल रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ऑन द ब्लॉक फ्रॉम A to B is 0। मैंने कहा टोटल वर्क डन जो है, क्या पूछा, करेक्ट पूछा है ना, हाँ, तो ए सही हो गया, सी भी सही होगा। हाँ, टोटल वर्क डन 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। आप यहाँ स्लोली लेके जा रहे हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी 0 - 0। अरे ये क्लास में कर रखा है यार चंपकलाल। वर्क डन बाय टोटल वर्क डन आपका वर्क डन बाय कैपिटल F प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 0 - 0, और इसका वर्क डन भी निकाला था, है ना, बात पे डिपेंड नहीं करता है, सब प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर। फ्रॉम A to B वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इज नेगेटिव। मैंने कहा वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा किसी भी पॉइंट पे, इसका डिस्प्लेसमेंट ds ऐसे लिया था ना, और फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, तो हमेशा फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 41 तो हो गया भाई साहब, रेफर क्लास नोट वहां पे कर रखा बहुत आसानी से। 42 पे बढ़ते हैं, मास्टर उड़ा रहा है, बिल्कुल नहीं उड़ा रहा है, दोबारा क्यों बताया यार, अभी थोड़ी देर पहले ही सवाल आया था, फिर वहां पे कॉपी में जाइए, ये सवाल कर रखा है 42। वैसे मैंने बता दिया, कुछ है नहीं ज्यादा इसमें, वो एलिमेंट लेते बीच में, कंपोनेंट लेते, फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल लेते, है ना। चलिए, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक ए 42 भी इसी पे मिलता जुलता है, ऑप्शन से A B C D। देखते हैं जरा पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इज काइनेटिक एंड वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड। मैंने कहा अगर स्लिप हो रहा है तो काइनेटिक ही होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि थीटा जो है वो हमेशा चेंज होगा। अरे स्लोप ऐसे चेंज हो रही है, तो नॉर्मल आपका mg cos थीटा वक्त के साथ चेंज हो रहा होगा,
तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इनटू एन होता है, जब एन साला चेंज होगा तो फ्रिक्शन क्यों नहीं चेंज होगा? होगा भाई साहब, विचार सही है, बिल्कुल सही विचार आपका। फिर बोल रहा है फ्रॉम ए टू बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन फोर्स ऑन द ब्लॉक इज माइनस ऑफ म्यू एम जी एक्स। मैंने कहा हाँ, ए से बी जाने पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारा माइनस ऑफ म्यू एम जी एक्स आया था। मैंने कहा हाँ जी भाई साहब, और वो एक्स आया था ये वाला, ये आया था भाई साहब। और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आया था? वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ये है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या था? माइनस ऑफ एम जी एच आया था। वर्क डन बाय कैपिटल एफ क्या होगा? वो हो जाएगा ये दोनों के बराबर, यानी कि म्यू एम जी एक्स प्लस एम जी एच। इसका वर्क डन इतना पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों उतने नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेट वर्क डन आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा भाई साहब। बहुत बढ़िया। फ्रॉम ए टू बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज दिस, फ्रॉम ए टू बी वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक इज एम जी एच। मैंने कहा ए भी सही है रे, ए भी सही है, बाकी दोनों गलत है यार विचार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हो। आगे बढ़ते हैं 43 44 वाले पैराग्राफ है, 43 एंड 44 वाले पैराग्राफ पे ये हो गया, वाह 42 हो गया है। आगे बढ़े 42 हो गया है। आगे बढ़ते हैं 43 43 43 43 44 43 44 44 43 44 43 44 पे पहले 4 बना लेते हैं भाई साहब। 43 एंड 44 सेकंड लास्ट एंड लास्ट सवाल है हमारे पेपर 1 का, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है आपके पास फ्लोर है, ये क्या है भाई साहब? फ्लोर है, इसके ऊपर एक ब्लॉक लगा रखा है, ब्लॉक का मास है m2, इस पे फोर्स लग रहा है यहाँ पे F2, इस पे फोर्स क्या लग रहा है? F2 लग रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक ब्लॉक है, इसका मास m1 है, इस पे फोर्स लग रहा है F1। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहाँ पे आपके पास μ1 है और यहाँ पे आपके पास μ2 है, बहुत शानदार। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक m1 एंड m2 μ1 एंड μ2। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पहले वहां से 43 वाले सवाल पे आते हैं, जरा ध्यान से देखिए क्या है 43 वाला सवाल। F1 0 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मैंने कहा ठीक है, इसको 0 कर ले बे, ये 0 है। मैंने कहा अच्छा। अबे इस तरह के खूब सवाल किए थे, 2 ब्लॉक से मैं क्यों डरूं बे? मैं तो म्यूएस म्यू के अलग करके 3 ब्लॉक डाल चुका हूं, इसलिए कि तेरे को ये सब लुल्लू पल्लू लगे और वो भी आ जाए तू कर ले, इसलिए नहीं कि तेरे को परेशान करने के लिए। वैसे भी आते हैं टफ, 1 2 3 पेपर थोड़ा सा मॉडरेट साइज टाइप का है, इजी टू मॉडरेट टाइप का, तो आराम से सारा सवाल पढ़ पा रहा है। लेकिन बहुत टफ आएंगे तो भी तू कर सकता है, क्योंकि हमने उस लेवल की बातें की है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो ये 0 हो गया। बोल रहा है कि अब ऑप्शन चेक करने, ABCD। आओ ए चेक करते, कर जा। बोल रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F2 फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्टार्ट मोशन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F2। मैंने कहा मोशन तभी स्टार्ट होगी लाला, यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले पता कर लो। लिमिटिंग आपका हो जाएगा म्यू यहाँ का 2 है, नॉर्मल हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? यहाँ का लिमिटिंग होगा μ1 m1 जी। ये तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक मिनिमम ये F2 की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है μ2 इंटू m1 प्लस जी। ये तो सही हो गया यार, ये तो सही हो गया। B C D मेरे को लगता है ना मल्टीपल करेक्ट है। सेकंड वाला देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द F2 फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्टार्ट मोशन इज। ये सही हो गया, बी गलत है। साहब में चलेंगे दोनों लाला, तो इतना होना चाहिए इसको F2 को, है ना? फिर कुछ वक्त साथ में चलेंगे, फिर ये भैया जो है इनकी पेंट बच जाएगी। द मैक्सिमम वैल्यू F2 फॉर विच देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक इज दिस। मैंने कहा नो रिलेटिव स्लाइडिंग वाला केस में पता कर लेता हूं, वो तब तक नहीं होगा जब तक कि इसकी मैक्सिमम औकात क्या है, इसकी मैक्सिमम औकात क्या है। मैंने कहा इसको फ्रिक्शन चला सकता है, इसकी फ्रिक्शन आगे लगेगा, इससे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और जो फ्रिक्शन लग सकता है इसके आगे, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ m1 का जो मैक्स हो सकता है वो आपका फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय m1 यानी कि μ1 जी हो सकता है। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम की इधर की तरफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है? μ1 जी हो सकती है। अगर μ1 जी हो सकती है तो F2 माइनस इस पूरे को सिस्टम मैंने ले लिया है। यहाँ पे क्या लग रहा होगा इधर की तरफ भाई साहब? माइनस ऑफ μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी, दैट मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज μ1 जी। अच्छा भाई साहब आपको क्या चाहिए? आपको F2 चाहिए, तो ये मिल गया भाई साहब। क्या हो गया ये आपके पास? m1 प्लस m2 इंटू μ1 जी प्लस μ2 m1 प्लस m2 μ1 प्लस m2 प्लस m2। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ऐसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। μ2 इंटू m1 प्लस m1 इंटू जी कहीं खा गया क्या मैं? हाँ यहाँ का जी खा गया मैं। हाँ यहाँ पे और क्या आएगा?
प्लस आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम नो रिलेटिव ब्लॉक इज द mu2 into m1 plus mg plus mu1 m1g mu2 mu1 अच्छा ठीक है, तो ये तो ऑप्शन डी हो गया भाई। अरे ऑप्शन डी में यही तो लिखा हुआ है, mu1 m1g और mu1 m2g। ऑप्शन डी है लाला, ऑप्शन डी सही है, सी गलत है यार, सी गलत है। ओ तो इसके आंसर हो गए ए एंड डी। आंसर क्या हो गए? ए एंड डी हो गए भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। हो तेरे लिए कोई टफ सवाल है क्या? अबे तेरे लिए तो ये बिल्कुल एकदम आसान है, इतने सारा होमवर्क किया हो, अगर लेक्चर बहुत अच्छे से समझाओ तो हम लोग इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें कि ये सब जो है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि फुल मार्क्स आने चाहिए, मतलब तुझे अंदर से फील आनी चाहिए यस बहुत सही चीज पढ़ रहे हैं, हम कर सकते हैं, हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, बस लॉजिकली सिली मिस्टेक कम किए हुए, अंडर प्रेशर इतना एग्जाम में नहीं जाना है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान सी आपको वहां पे डिफिकल्ट फील होती हुई दिखाई देती है। बाकी कुछ कुछ तो फील होगा, कुछ कुछ डर लगेगा, क्योंकि वो एग्जाम है इसीलिए उसकी वैल्यू है ना, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं, अपने को अंडर प्रेशर जो है थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना है रिलेटिवली, बाकी डर सबको लगता है। आगे बढ़ते हैं 44 वाले सवाल पे। बोल रहा है F2 0 कर दे। मैंने कहा उसमें क्या, हम लोग डरने वाले लोगों में है ही नहीं। तो ये था F1, ये थोड़ा मिट गया है, शुक्ला सा हो गया, कोई बात नहीं। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। बोल रहा है F2 0 है, बोल रहा है क्या है? F2 0 है। मैंने कहा ठीक है, ऑप्शंस खेलते हैं यार। पहला ऑप्शन खेल रहे हैं, पहला ऑप्शन चलिए जरा, mu1 की वैल्यू 0.2 हो जाए, mu1 की वैल्यू क्या हो जाए? 0.2 हो जाए भाई साहब। और बोल रहा है mu2 की वैल्यू आपके लिए 0.5 हो जाए। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और क्या बोल रहा है? m1 8 किलो का हो जाए, m1 क्या हो जाए? 8 kg का हो जाए। और m2 क्या हो जाए? m2 2 kg का हो जाए। एक 8 किलो का हो जाए, एक 2 किलो का हो जाए। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ F1 टू जस्ट स्टार्ट द ब्लॉक इज, मैंने कहा अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ F1 टू जस्ट स्टार्ट द ब्लॉक इज, अगर बोल रहा है कि मिनिमम, अगर आप ध्यान से देखें भी आपको बोल रहा है, यहाँ पे मैं दोबारा बना दे देता हूँ। ये वाला ब्लॉक आपके लिए कितना हो गया है? ये वाला ब्लॉक आपके लिए हो गया है 8 kg का, 8 2। और ध्यान से आप देखें तो यहाँ पे 4 0 है, यहाँ पे आपके पास F1 लग रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है 80 इंटू 2/10, यानी कि 2/10 इंटू 80, यानी कि 16 न्यूटन लग सकता है। यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या होगा आपके लिए? 8 और 2 10 हो गया, 100 इंटू पॉइंट, यानी कि 50 न्यूटन हो गया है। क्या हो गया है? 50 न्यूटन। तो अगर इसको स्टार्ट होना है, तो इस पूरे सिस्टम को स्टार्ट करना है, तो मिनिमम आपको कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? 50 न्यूटन लगाना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब बोल रहा है mu1 इतना, mu2 इतना, mu2 इतना, मिनिमम वैल्यू ऑफ F1 टू जस्ट स्टार्ट द ब्लॉक 2 kg इज। हाँ। अब आप ध्यान से देखें, स्टार्ट आपको करना है और ऑप्शन ए बी सी डी में आप सारे चेक कर लीजिए। ठीक, अब आपको जस्ट स्टार्ट करना है। किसको स्टार्ट करना है? मैंने कहा मान लो कि मैं ऐसा करूं कि F1 की वैल्यू बढ़ाता गया भाई साहब, है ना, और यहाँ पे फ्रिक्शन हो सकती है 50। मैं अगर ऐसा इसको बढ़ाता गया, क्या होगा? जरा ध्यान से देखें कि यार इस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर, क्या लगेगा? इधर। तो इस पे फ्रिक्शन क्या लगेगा? इधर। और इस पे फ्रिक्शन इधर ग्राउंड कैसे लगाएगा? इधर। मैंने F1 को बढ़ाया 1, तो यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ 1 1 1 1। जैसे ही ये 16 हो गया, ये वाला कार्यक्रम इधर की तरफ क्या हो गया? 16 हो गया भाई साहब। इस पे 16 हुआ तो इसने 16 ने बैलेंस कर लिया। जब से ये 16 पॉइंट समथिंग होगा, ये बैलेंस नहीं कर पाएगा और ये कट लेगा, है कि नहीं यार? कट लेगा तो भी इस पे 16 ही लगेगा, इस पे 16 लगेगा, ये तो आराम से बैलेंस कर लेगा। तो ये चलेगा ही नहीं कभी, ये चलेगा ही नहीं, ऊपर वाला कट लेगा। मिनिमम फोर्स आपको क्या चाहिए होगा? मिनिमम फोर्स आपको चाहिए होगा 16 न्यूटन, जो कि यहाँ का फ्रिक्शन का वैल्यू है। तो हमको लगता है कि आपको F1 जस्ट स्टार्ट द मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इज, then the minimum value of F1 to just start the motion of 2 kg block is 50। 2 kg के ब्लॉक को अगर आपको स्टार्ट करना है, तब आपको जो है 2 kg वाला कौन सा है इसका? हाँ, I have the minimum value of F1 just start the motion of 2 kg block is 16 and 0.2 kg, then the minimum value of F1 just start the motion of 2 kg is, अच्छा म्यू अलग अलग किया है क्या कुछ? then minimum value of just start the motion is 0.5 8 kg 2 kg, then minimum value of F1 to just start the motion of 2 kg is 16। अरे ठीक है, तो हो गया वो। तो सी पे चलते हैं। mu1 is बेसिकली क्या है? 0.5 एंड mu2 is 0.2। तो यहाँ पे कौन दोबारा करेगा? 0.5 0.2 0.5 0.2 8 kg, m1 is 8 kg और m2 is, मैंने सही तो बनाया? हाँ ठीक है,
Then the minimum value F1 to just start the motion of 2 kg block is 16. रिपीट हुआ है क्या यार ऑप्शंस? हाँ, कुछ टाइपिंग एरर, खैर इसको सही करता हूँ मैं, जो भी टाइपिंग एरर है इसको सही करता हूँ। कुछ टाइपिंग एरर है मेरे वाले पेपर में यार, क्योंकि मेरे दोनों ऑप्शन ही सही हो गए हैं, सेम हो गए हैं। 0.58 kg m2 दिस मिनिमम वैल्यू F1 टू जस्ट स्टार्ट द, तो इस वाले सवाल को मैं सही करके आपको बताता हूँ, मतलब आपके पेपर में सही कर दूंगा। क्या है डी ऑप्शन में देखते हैं, μ1 is equal to 0.5, μ2 is 0.28 and to the minimum value F1 to start the relative slipping between the two block is 100 Newton. Then the minimum value of F1 to just start relative sliding between, ये 0.5 है 0.2 है, then minimum value F1 to just start relative slipping between the two block is 100। मैंने कहा नहीं वो तो 16 पे ही स्टार्ट हो जाएगी, वो तो 16 पे ही स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा सा सवाल में यहाँ पे जो अपने पास पीडीएफ है इसमें एरर है, तो मतलब जो प्रिंट है इसमें एरर, तो अपन सही कर देंगे इस एरर को, ताकि आपको जो ओरिजिनल पेपर मिलने वाला है पेपर उसमें ये सही हो जाएगा, उसमें ये सही हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं सही कर दूंगा, तो ये हो गया भाई साहब। और इसके साथ ही ये पूरा जो पेपर 1 में वो खत्म हो गया है। आपके लिए ये सवाल कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आप तो म्यू एस म्यू के दोनों को अलग करके कैसे हैंडल करना है इस सवाल को, वो भी आप कर पाएंगे। इसमें कुछ ऑप्शन सेम ही हो गए हैं, तो उन ऑप्शंस को मैं सही कर देता हूँ, क्या इसका अल्टरनेट ऑप्शन बना दिए जाएंगे। ओवरऑल अगर बोला जाए इस पेपर को, तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो आपको आउट ऑफ बॉक्स बहुत ज्यादा टफ लगे, ऐसा कोई भी सवाल नहीं था। आप बोलेंगे आपको सब कुछ सही लगता है, आसानी नहीं लगता है, हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कुछ कुछ सवाल जो है बहुत ज्यादा ऐसा क्रिटिकल थिंकिंग उसमें लगे, ऐसा कोई सवाल नहीं था। अगर आपने होमवर्क किया हो, अगर आपने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा है, तो आप लगभग सारे सवाल सॉल्व कर पाएंगे। और जो सवाल आपसे नहीं हुए हैं उसको आप सॉल्व कर डालिए, जहां पे गलती हुई है कॉन्सेप्चुअल उसको देखिए कि भैया ऐसा कैसे हुआ है। बाकी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन चलते हैं भाई साहब, है ना। दोबारा मिलते हैं अपन पेपर 2 के डिस्कशन में। गले की 12 बज गई है। टेस्ट दर टेस्ट, यानी टेस्ट बाय टेस्ट कोशिश कीजिए कि आपका स्कोर थोड़ा इंप्रूव हो। हमारा ये टारगेट नहीं कि आप पहले टेस्ट में दूसरे में फुल मार्क्स लाएं, बट ये तो टारगेट हमेशा होना चाहिए कि प्रीवियस टेस्ट से आपका अगले वाले टेस्ट में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो। जो मिस्टेक आपने प्रीवियस वाले में की है वो इस वाले टेस्ट में ना करें। आइए मिलते हैं पेपर नंबर 2 के डिस्कशन में। चलिए, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।